तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पार्ट्स ऑफ ऐसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऐसे होता क्या है, टाइप्स क्या है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ ऐसे। तो मैंने एक पिक्चर गूगल से उठाई है, कॉपीराइट ना हो जाए। तो इसमें आप देखेंगे ना, तो ओवर यू एन ऐसे है। वो ऊपर जो त्रिकोण नजर आ रही है आपको, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन है। आपने ज्यादा नहीं पढ़ना, बस सिंपली इसको माइंड में रखना है। ऊपर इंट्रोडक्शन है, बीच में बॉडी पैराग्राफ है और लास्ट पे कंक्लूजन है। यहाँ से हमें क्या समझ आई कि जो ऐसे के पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली देयर आर थ्री पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ। ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़ा कंपोनेंट्स, वो पांच होते हैं, ठीक है ना। सो डोंट कंफ्यूज, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं और लास्ट पे कंक्लूजन है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एन एसे। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ होता है और कंक्लूजन होता है। इसको नोट्स पे लिख लें। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एन एसे। स्ट्रक्चर के लिहाज से अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड लास्ट पे कंक्लूजन। मूविंग अहेड, keep triangular formula in your mind while writing an essay। ये मैंने एक सीएसपी से सुना था। सर रियाज साहब हैं, सीएसपी हैं। तो वो ही वाज डिस्कसिंग ऐसे, वो ऐसे को डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने एक ट्रायंगुलर फार्मूला बताया। आई टेल यू के स्ट्रक्चर ऐसे बीच में है, ये ट्रायंगुलर है। सपोज दिस इज अ ट्रायंगुलर, और इस ट्रायंगुलर पे आपका ऐसे बेस कर रहा है। स्ट्रक्चर नंबर वन, सेकंड मटेरियल और कंटेंट, एंड थर्डली डॉट। डॉट मीन डिमांड ऑफ द टॉपिक। आप इसको लिख लें, डॉट को डिमांड ऑफ द टॉपिक। सो ऐसे को हम अगर मजीद डाइसेक्ट करें तो ये स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करता है। मटेरियल, आप कंटेंट कौन सा डाल रहे हैं। एक जो सीएसएस का एस्पायरेंट होता है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स तैयार कर रहा होता है या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तैयार कर रहा होता है, के लिए मटेरियल का कोई इशू नहीं होता। उसने सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज पढ़ने हैं, उसने तैयार करने हैं, तो उसको मटेरियल का इशू कोई नहीं होता। मोर एवर, आई विल टेल यू सोर्सेज ऑफ मटेरियल, कि आपने मटेरियल कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। वो मैंने पिछली यूट्यूब की वीडियो पे भी डाल दिया है कि रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, रिकमेंडेड नोट्स कौन से हैं और जर्नल्स कौन से हैं। तो वो उसको आप देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा। एससे और प्रेसी के लिए आपने कौन सी चीज़ों को रेफर किया है, उनको आपने पढ़ना है, वहां से नोट्स बनाने हैं। और लास्ट पे डिमांड ऑफ द टॉपिक, इट इज very significant, you can say, step while writing an essay। डिमांड ऑफ द टॉपिक, हमें पता ही नहीं होता कि टॉपिक डिमांड क्या कर रहा है। हम देखते हैं ना डेमोक्रेसी, आगे नहीं देखते, हम सीधा ही डेमोक्रेसी पे लिखना शुरू कर देते हैं। स्ट्रक्चर भी सही होता है, मटेरियल भी हमारे पास डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत मटेरियल है। हमारे पास जो जो मटेरियल होता है हम लिख देते हैं। और जब हम पूछते हैं कि हाँ भाई ऐसे का पेपर कैसे हुआ, यार बहुत अच्छा पेपर हुआ, मैं पक्का पास हूँ। लेकिन एक चीज मिस कर देते हैं हम, डिमांड ऑफ द टॉपिक। टॉपिक की डिमांड क्या है, चेक कर। एग्जामिनर ने डिमांड कौन सी की है, एग्जामिनर ने डायमेंशन कौन सी पकड़ी है। डेमोक्रेसी तो पूछा है, लेकिन आगे नहीं पढ़ा हमने। पीएमएस के अभी पेपर आया हुआ था, उसमें ऐसे था, डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज अ टायरनी। अब लोगों ने डेमोक्रेसी को देखा, बड़ा खुश हुए होंगे, डेमोक्रेसी तो मुझे बहुत ज्यादा आता है। लेकिन व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द टॉपिक, विदाउट जस्टिस इज टायरनी। आपने प्रूव करना है कि विदाउट जस्टिस टायरनी किस तरह है। सिर्फ डेमोक्रेसी पे लिख के नहीं आ जाना, बल्कि डिमांड ऑफ द टॉपिक ये है कि आप इंजस्टिस नहीं है डेमोक्रेसी में, तो आप इस चीज को प्रूव करो। यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ टायरनी। डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज अ टायरनी। आपको एविडेंसेस देने होंगे, आपको आर्गुमेंट्स देने होंगे इनजस्टिस पे। यू हैव टू कीप इनजस्टिस इन योर माइंड दैट कि डेमोक्रेसी में इनजस्टिस नहीं होगा तो वो टायरनी किस तरह है। हमने सिर्फ डेमोक्रेसी पे नहीं लिख के आ जाना कि डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। हम डिमांड ऑफ टॉपिक से फिर क्या कर जाएंगे, डाइवर्ट कर जाएंगे, और इट विल रिजल्ट इन योर फेलियर। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसी तरह ही करते हैं कि हम लफ्ज को देखते हैं और हम डिमांड डायमेंशन को नहीं समझते कि वो डायमेंशन कौन सी पूछ रहा है। लो भाई मुझे तो आता है, इस पे जेंडर पे आ गया है, जेंडर मेथड इक्वलिटी, जेंडर इक्वालिटी पे आया हुआ है, वो सारा जेंडर इक्वालिटी पे लिख के आ जाएगा। मटेरियल भी उसके पास बहुत ही अच्छा होगा, इंप्रेसिव मटेरियल होगा, लेकिन डिमांड ऑफ द टॉपिक मिस कर जाता है। जब डिमांड ऑफ द टॉपिक मिस होती है तो फिर आप मिस हो जाते हैं आपका छक्का लग जाता है, यानी कि आप फेल हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन फेलियर।
तो आपने इन 3 चीजों को माइंड में रखना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, एक स्ट्रक्चर, अब मिसाल के तौर पे गाड़ी है तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। उसको वो ड्राइवर वाली सीट है, वो उसके ऊपर स्टीयरिंग लगा होता है, गियर लगे होते हैं, उसकी ब्रेक्स होती हैं, क्लच वगैरह होता है, नीचे टायर होते हैं, सीट्स पीछे पैसेंजर सीट्स होती हैं। तब जाके वो क्या बनती है, गाड़ी बनती है। इसी तरह देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऐसे। एक ऐसे का भी स्ट्रक्चर है। आप ये नहीं करते कि जो स्टेयरिंग वाली जगह है वो दरमियान में ना लगा देते हैं और गाड़ी चलाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है? नहीं होता। बल्कि आप उसी जगह पे ही स्टीयरिंग लगाते हैं जहां पे ड्राइवर ने बैठना होता है, और फ्रंट वाली साइड पे आप ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना होता है। बीच में क्या पैसेंजर सीट्स होती हैं, लास्ट में भी पैसेंजर सीट्स होती हैं, 2 दरवाजे होते हैं, टायर होते हैं। कभी आपने देखा कि बड़ी गाड़ियां जो होती हैं, ये जहाँ पे आप सफर करते हैं, या इस्लामाबाद से या सरगोड़ा से सिंध जाते हैं, वो जो शालीमार टाइप होती हैं, हमारी तरफ शालीमार चलती है, तो वो नहीं होता कि हाँ 2 टायर पे चल रही होती, नहीं, बल्कि उसके टायर भी 4 होते हैं और अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, तब जाके वो एक गाड़ी लगती है। तो इसी तरह ऐसे के भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप ऐसे को हर अपने पार्ट्स पे फिट करेंगे तो वो एक ऐसे फील होगा। आप आउटलाइन नहीं लिखते, और बगैर आउटलाइन के आप ऐसे लिख के आ जाते हैं, तो उसका स्टेयरिंग तो है ही नहीं, वो गाड़ी चलेगी कैसे? ठीक है ना? तो आउटलाइन के बगैर आप ऐसे लिख के आ गए हैं तो आप कहते हैं यार सब कुछ तो मैंने लिखा, मैंने आउटलाइन नहीं लिखी। तो फिर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 98% कैंडिडेट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे। सेकंड, हम स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे, हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहला जो पैराग्राफ है, हम गाड़ी का स्टीयरिंग तो लगा लिया है, अब सीट भी लगानी है, उसमें गियर वगैरह भी लगाने हैं और अपनी अपनी जगह पे लगाने हैं। ठीक है ना? तो इस तरह क्या करेंगे, इस तरह हम उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। अब पहले मैंने वो आपको शेप बताई ना पार्ट्स में, कि ऊपर क्या था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, बीच में क्या उसके बॉडी पैराग्राफ्स हैं। बॉडी पैराग्राफ बेसिकली आपका आर्गुमेंट्स होते हैं जो फेवर में होते हैं या अंटाई। ठीक है ना? अब एक ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है। अब ट्रांजिशन पैराग्राफ बेसिकली एक बीच वाली सीट का होता है। आपने सीट तब्दील की है तो आपने बताना है कि भाई मैं पहले 42 नंबर सीट पे बैठा था, अब मैं 45 सीट पे जा रहा हूँ। आपने वो कंडक्टर को बताना होता है कि मैं भाई 42 सीट पे बैठा था, अब मैं 45 नंबर सीट्स पे जा रहा हूँ। तो आपका ट्रांजिट करवा रहा है एक सीट से दूसरी सीट, यानी कि आपका ट्रांजिट एक पैराग्राफ से, यानी कि आपका जो मेन आर्गुमेंट है उससे अगले आर्गुमेंट पे जा रहा है। ये इसको कहते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ। और लास्ट पे आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। समझ आ रहा है स्ट्रक्चर? आर यू गेटिंग? यस सर। आउटलाइन होती है इसकी, हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ किस तरह लिखना है। बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है, और लास्ट पे कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। तो आज अब जो टाइम रिमेनिंग है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एन आउटलाइन। आउटलाइन बेसिकली होती क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, हम आउटलाइन क्यों लिखते हैं। बेसिकली ये सा रोड मैप, आपकी जो आउटलाइन होती है ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है। आप पहले एक सांचा बनाते हैं। आप कभी आप वो ये भट्ठे पर जाए ना तो वहां पे एक सांचा होता है, ईंटों का सांचा। उसमें मिट्टी डालते हैं, फिर जाके वो उसको वो चिमनी वो वगैरह में डालते हैं और फिर जाके ईंट बनती है। तो जो सांचा है ना, सांचा, ये बेसिकली आउटलाइन है। आपने अपना मटेरियल उस सांचे में डालना है तो वो पूरा क्या बन जाएगा, ईंट, यानी कि ऐसे बन जाएगा। आपने एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को लेके चलना है। आपने अपने जो थॉट्स हैं, अपने आइडियाज हैं, आर्गुमेंट्स हैं। अब इंसान को एक टाइम पे पता नहीं कितने थॉट्स आ रहे होते हैं, कितने आइडियाज आ रहे हैं, आर्गुमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, वेस्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, आर्गुमेंट्स को क्या करना है, आपने एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में लेके आना है। ठीक है ना? आपके पास एक सांचा बन जाएगा ईंट बनाने के लिए, यानी कि आपके पास एक सांचा बन जाएगा ऐसे लिखने के लिए। ये इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको अपना फोकस हो जाएगा। आप एक समंदर में है ना, तो आपने क्या करना है, आपको पता लग जाएगा कि मैंने अब तैरना कैसे है। इस ये स्टेप्स हैं, मैंने इन स्टेप्स को कवर करना है और मैं तैर के समंदर को पार कर जाऊंगा। ओशन इज लाइक एन एसे। ठीक है ना? आपको पता चल गया है कि ये मेरे तरीके हैं, इनसे मैं तैरने की कोशिश करूंगा। आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी माइंड क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये आर्गुमेंट्स अपने ऐसे में लिखने हैं, स्पॉटिंग पॉइंट्स लिखने हैं। आपको कोहेरेंस और फ्लो मिल जाएगा। ठीक है ना? जब आप रैंडम सोचते हैं ना, तो आपकी कोई थॉट कहीं से आ रही होती है, कोई कहीं से, मतलब
आपको लिखना शुरू करते हैं बगैर आउटलाइन के, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कोहेरेंस पैदा करने में, आपको फ्लो पैदा करने में। आपने एक पैराग्राफ लिखा है, अगला पैराग्राफ में आपको कोई और सोच आ गई है, वो कहते यार ये तो मैंने नहीं लिखना था, मैंने कोई और लिखना था। तो क्या होता है, इस एस आउटलाइन से क्या होता है, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, आपको रोड मैप मिल जाता है, आपको फोकस मेंटेन रखता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। और फिर क्या होता है, आप पूरा ऐसे आउटलाइन की सूरत में लिख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने अभी तक आउटलाइन रफ बनाई है, और आप में क्या, आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके माइंड में एक और पैराग्राफ आ गया, एक और आर्गुमेंट आ गया, तो आप उसको वहीं पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप बगैर आउटलाइन के ऐसे लिख रहे होते हैं, और आपने ऐसे लिख लिया है, और आपके माइंड में दो तीन पैराग्राफ्स या दो तीन आर्गुमेंट्स आ गए हैं, तो आप वहां पे नहीं लिख पाएंगे, आपको रिवीजन और एडिटिंग में मुश्किल होगी, आप वहां पे मैनेज नहीं कर पाएंगे कि मैं किस तरह पैराग्राफ ऐड करूं। आउटलाइन से क्या होता है, आप एक रफ आउटलाइन बनाते हैं पहले, ठीक है, उसमें आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, अपने माइंड को उस टॉपिक के इर्द गिर्द घुमाते हैं, उस इर्द गिर्द सोचने पे मजबूर करते हैं कि मैंने इस टॉपिक पढ़ा था, तो मैं इस पे अपनी स्क्रीन क्या स्क्रीमिंग करूँ, अपने दिमाग को घुमाऊं फिराऊं, इस टॉपिक के इर्द गिर्द जो जो चीजें मैंने पढ़ी हैं वो मेरे दिमाग में आ जाए, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और यार यकीन मानिए ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मैंने जब ऐसे को सिलेक्ट किया था, मैंने ये करना है, तो मैं लास्ट पेज पे गया था, और फिर मैंने अपने दिमाग को कूल किया, और फिर मैंने सोचा इस टॉपिक पे, ऑटोमेटिकली अल्लाह ने वो जो मैंने पढ़ा था या जो भी था, वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे आते गए, और उससे मुझे मुझे क्लैरिटी मिलती गई, कोहेरेंस मिलती गई, ठीक है ना, और लास्ट में मेरा टाइम मैनेज हो गया, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं जो टाइम एलोकेट करता था, मैं वो इस तरह करता था कि मैंने ऐसे लिखने जो सीएसएस में अपेयर होने से पहले कम से कम मैंने 15 से 18 एसेस लिखे थे, ठीक है ना। पहला ऐसे जो मैंने लिखा था वो 4 घंटे में लिखा था, और इस तरह टाइम लेके, तो मैं क्या करता था, आउटलाइन जो थी ना उसको मैं 40 मिनट देता था, 40 मिनट्स वर स्पेसिफाइड फॉर आउटलाइन। 40 मिनट, 3 घंटे में से आपने 40 मिनट आपने आउटलाइन को देने हैं, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने आर्गुमेंट्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है, फिर उनको ऑर्डर में लेके आना है, और फिर उसकी आउटलाइन लिखनी है। यकीन मानिए आपके जो बाकी रिमेनिंग टाइम होगा, आप इजिली आप कवर कर लेंगे, आप इजिली टाइम को मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग गया है कि मैंने पहला पैराग्राफ इस पे लिखना है, दस्ती लिख लेंगे। आपको पता है आउटलाइन देखेंगे, दूसरा पैराग्राफ मैंने किसके बारे में बताया है, उधर से उठाएंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, अपने अल्फाज देने हैं, लैंग्वेज देनी है, थर्ड पैराग्राफ इस तरह लिखते जाएंगे, आपको कोहेरेंस मिल जाएगी, आपको फ्लो मिल जाएगा आउटलाइन से, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हाउ टू राइट एन आउटलाइन फॉर डिस्क्रिप्टिव ऐसे। आपको मैंने पहले बताया है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने, उसकी आउटलाइन का तरीका और होता है, और आर्गुमेंटेटिव का तरीका और होता है। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है, अपने नोट्स बनाते वक्त इस तरह लिख लें, हाउ टू राइट एन आउटलाइन फॉर डिस्क्रिप्टिव ऐसे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आउटलाइन बेसिकली आपको फ्रेमवर्क, आपको रोड मैप देती है। सो आउटलाइन इज लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ बिग पिक्चर ऑफ मूवी। बॉलीवुड मूवीज तो आप देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, ट्रेलर आता है, उसमें क्या आता है, ट्रेलर आता है। ट्रेलर से आपको क्या क्या पता चलता है कि मूवी ऐसी है, मूवी इसके बारे में है, मूवी में एक्टर्स ये हैं, मूवी के सीन्स ये हैं, मूवी कौन सी है, हॉरर है, थ्रिलर है, या वो फाइटिंग शाइटिंग वाली है, या कोई लव स्टोरी रोमांटिक है, तो उसमें पता चल जाता है। आउट लाइक इज लाइक अ ट्रेलर, ठीक है ना। मूवी का जो ट्रेलर होता है ना, तो आपने आउटलाइन को एक ट्रेलर की तरह रखना है, इस तरह आपकी कंप्रिहेंसिव इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। इन स्टेप्स को आपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। लिख लें साथ में कि कंप्रिहेंसिव इमेज देना चाहिए आउटलाइन को। कंप्रिहेंसिव आउटलाइन बजाते खुद आउटलाइन कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नीड टू कैटेगराइज द टाइटल ऑफ essay into different sections, यूज ऑफ कीवर्ड्स। पॉइंट्स लिखें, यूज ऑफ कीवर्ड्स, अपने नोट्स पे लिखें यूज ऑफ कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे आया है, डेमोक्रेसी हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान। अब आपने पहले पढ़ा है कि डेमोक्रेसी हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान, देन यू हैव टू फाइंड कीवर्ड्स इन दिस टॉपिक। आपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको कीवर्ड्स जो हैं ये आपको क्या बताएंगे, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स बताएंगे आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में मैंने हर्डल और होप्स को क्यों ऐड किया है, दीज आर द कीवर्ड्स। डेमोक्रेसी में हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान, ये हर्डल्स एंड होप्स के बारे में पूछ रहा है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वो तो जनरल बात है ना,
जो डेमोक्रेसी को हर्डल्स आ रहे हैं, जो डेमोक्रेसी में होप्स हैं पाकिस्तान में, उस पे पूछ रहा है। अब मैंने क्या किया, इनको क्या किया, डाइसेक्ट कर लिया, इनको की वर्ड्स बना लिया। अब मुझे पता लग गया है कि हर्डल्स और होप्स पे मैंने लिखना है। सेकंड में देखिए, टेररिज्म पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर द मेन कीवर्ड्स। आपने इस पे फोकस करना है। आपने क्या करना है, आपने प्राइमरी हेडिंग्स बनानी है। अब मैं आपको प्राइमरी हेडिंग्स भी नीचे आके बताता हूँ कि वो क्या होती हैं। इस बात की समझ आ रही है ना कि आपने पहले क्या करना है, टॉपिक को देखना है, टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक में यू हैव टू फाइंड कीवर्ड्स। आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है वहां पे। द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट दीज फिनोमेनाज, जो भी है इवेंट्स है, उसके बारे में वो आपसे पूछ रहा है। क्योंकि आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो उस पे क्या करेगा, आपका प्राइमरी हेडिंग्स बेस करेंगे। ठीक है ना। आपने पहला नंबर क्या करना है, यूज ऑफ कीवर्ड्स। सेकेंडली आपने क्या करना है, डिवाइड द टॉपिक्स इन हेडिंग्स। आपने टॉपिक्स को डिवाइड करना है हेडिंग्स में। यूनिवर्सल हेडिंग्स, जिस तरह यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, द स्टेट द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस तरह कुछ यूनिवर्सल हेडिंग्स होती हैं। मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन, वो पूछे ना पूछे आपने बताना है। कंक्लूजन, वो पूछे ना पूछे आपने बताना है। इस तरह हम कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। तो यूनिवर्सल हेडिंग्स आएंगी आएंगी आएंगी, ये एक ट्रुथ है। आप ऐसे लिखने बैठेंगे तो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने कंक्लूजन लिखना है। सो प्राइमरी हेडिंग कौन सी होती है, जो कि टाइटल में डायरेक्टली पूछ रहा है, एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ रहा है। इस बात को माइंड में रखें, इस बात को नोट कर लें। प्राइमरी हेडिंग वो होती है जो टॉपिक में डायरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, मुझे मैसेज करके बताएंगे, जो पहला है डेमोक्रेसी हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान, चैट में मैसेज करें ना, इसमें प्राइमरी हेडिंग्स किस किस की बनेगी, कितनी प्राइमरी हेडिंग्स बनेंगी और कौन कौन सी बनेंगी। ऑडिबल टू यू? यस सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है डेमोक्रेसी हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान, इसमें मुझे बताएं प्राइमरी हेडिंग कौन सी होगी और कितनी होगी। ऐसे ही बता दें, अनम्यूट करके बता दें। सर पहले तो हम इसका ना इंट्रो करेंगे डेमोक्रेसी का। उसको लीव इट यूनिवर्सल हेडिंग्स। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट प्राइमरी हेडिंग्स। डेमोक्रेसी हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान, इसमें आप मुझे बताएंगे कि प्राइमरी हेडिंग्स कितने बनेंगी। इसकी तो सर काफी सारी बन सकती है ना। नो नो, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। इरफान, इस चीज को माइंड में रखें, आप गौर से सुने। जी जी जो सर। डायरेक्टली टाइटल में आस्क करता है एग्जामिनर, वो बेसिकली प्राइमरी हेडिंग्स होती हैं। मैंने रेड लाइन में देखा ना, रेड किया हुआ है हर्डल एंड होप्स को। हर्डल्स एंड होप्स को मैंने रेड लाइन किया हुआ है, रेड किया हुआ है। ये बेसिकली प्राइमरी हेडिंग्स है। जो डायरेक्ट पूछ रहा है, वो नीचे आए तो कॉसेस पूछ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है। आप और किसी चीज पे लिखे ना लिखे, यूनिवर्सल हेडिंग्स तो आपने मस्त लिखना है ना। वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना, इंट्रोडक्शन तो छोड़ ही नहीं सकते और ना ही कंक्लूजन छोड़ सकते हैं। इसके बगैर आपका ऐसे कंप्लीट इनकम्प्लीट है, आपका अधूरा है। आप अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो आपका ऐसे अधूरे रहेगा। ठीक है ना। जो चीज मेन पूछ रहा है वो टाइटल में उसने लिख के दिया आपको, हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान। भाई हर्डल्स बताएं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को हर्डल्स कौन से हैं, डेमोक्रेसी की होप्स कौन सी हैं। ये आपके प्राइमरी हेडिंग्स हैं। आप समझ आई इरफान, शहरियार? यस सर, समझ आ समझ आ रही गई। है? आर यू गेटिंग माई यस पॉइंट? सर। यस। क्योंकि अब सबसे पहले अगर आप टॉपिक को समझ गए ना तो आप ऐसे को समझ गए हैं। आपको समझ लग जाएगी कि मैंने ऐसे लिखना किस पे है। डी डॉट को याद करें, डिमांड ऑफ द टॉपिक, दिस इज रिलेटिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक। आप ऐसे में एक सर। लाइन भी अपने से नहीं लिख सकते स्ट्रक्चर के बगैर। ठीक है ना। सर। जी जी जी, खुश दिल। जी सर, हम कह सकते हैं कि मतलब एक इसकी जो है प्राइमरी हेडिंग्स फिर दो ही हैं, हर्डल्स एंड होप्स। हाँ, दो ही हेडिंग प्राइमरीज। आप सेकेंडरी हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन डेमोक्रेसी की रेलेवेंट हो वो, आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करती हो। इसमें दो ही, अच्छा। खुशदीन ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आपको इसमें दो ही प्राइमरी हेडिंग्स हैं, हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान। किसकी, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी को हर्डल्स कौन सी है पाकिस्तान में एंड होप्स कौन सी है डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, शेर यार?
Yes, sir. ठीक है, सो मूविंग अहेड, सेकेंडरी हेडिंग्स ये बेसिकली रेलेवेंट टू आर्गुमेंट्स होती हैं, रेलेवेंट टू टॉपिक्स होती हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं होती कि आप लिखें। आप क्या करते हैं, आप सेकेंडरी हेडिंग इसलिए डाल देते हैं कि आपका कंटेंट पूरा हो जाता है, 1800 वर्ड से 2000 वर्ड तक चला जाता है, ठीक है ना। जिस तरह इसमें है डेमोक्रेसी हड्स एंड होप्स इन पाकिस्तान, तो इसमें आप एक सेकेंडरी हेडिंग भी बता सकते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। वो सेकेंडरी हेडिंग होगी, उसका डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन आप अपने से उस टॉपिक के रेलेवेंट बता रहे हैं, अपना कंटेंट थोड़ा पूरा करने के लिए, 1800 वर्ड्स पूरा करने के लिए। समझ आ रहा है ना। नीचे देखें तो टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें प्राइमरी हेडिंग्स दो ही हैं, कॉजेज ऑफ टेररिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म, ठीक है ना। अगर आप सेकेंडरी लिखना चाहते हैं, सेकेंडरी हेडिंग क्या हो सकती है इसकी, हाउ टू टैकल टेररिज्म इन पाकिस्तान। आप स्ट्रेटजीज बता सकते हैं कि टेररिज्म को काउंटर इस तरह किया जा सकता है, ठीक है ना। Yes, सर sir. मेरा एक इरफान सवाल का है। क्वेश्चन है, जी जी सर। क्वेश्चन है। असल में सर, जी जी क्वेश्चन हाँ है पूछ सर। पूछ। इसमें सर टेररिज्म इन पाकिस्तान कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज है। हम्म तो जब ये हम टॉपिक लिखेंगे हम्म तो इस टॉपिक में डायरेक्ट यानी कि इंट्रो लिख के डायरेक्ट हम कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज से स्टार्ट कर देंगे या कुछ इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे? अब मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जब जी आप जी। इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन के बाद आपकी प्राइमरी हेडिंग होगी कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, फिर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। ये आपकी दो प्राइमरी हेडिंग्स हैं। अगर आप सेकेंडरी हेडिंग देना चाहते हैं तो वो थर्ड पे आएगी, हाउ टू टैकल टेररिज्म इन पाकिस्तान या काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान। रेलिवेंट है ना टॉपिक के साथ, लेकिन मतलब डायरेक्ट सर नहीं। उसमें वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशंस बता सकते हैं उसमें? हाँ, वे फॉरवर्ड, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, टैकल किस तरह करना है या काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, तो वे फॉरवर्ड कौन सा है, तो वो सेकेंडरी आ जाएगा। उसने पूछा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन आप बता रहे हैं तो वो रेलिवेंट है टॉपिक के, आप चलो उसको ठीक हो लिख गया, थैंक सकते यू। हैं। अब हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गई। यस सर यस। चलो ठीक है, आगे चले। Yes, sir. सो मूविंग अहेड, आई वाज डिस्कसिंग यूनिवर्सल हेडिंग्स, ये आपने मस्ट लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन और लास्ट पे कंक्लूजन। प्राइमरी हेडिंग्स रेलेवेंट टू द डायरेक्ट टॉपिक, जो भी टॉपिक में या टाइटल में पूछा जाता है वो बेसिकली प्राइमरी हेडिंग्स होती हैं, और लास्ट पे सेकेंडरी हेडिंग्स जो आप टॉपिक की रेलेवेंट लिखते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। सो हाउ टू राइट एन आउटलाइन, आउटलाइन लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ आउटलाइन है, कि आउटलाइन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या उसके अजाए तरकीबी होते हैं, ठीक है ना। आउटलाइन किस तरह लिखनी है, समझ आ गई। आउटलाइन, हाउ टू राइट एन आउटलाइन। आउटलाइन में जो आप इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें यूज ऑफ फ्रेजेस होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, इसको लिख लें, हाउ टू राइट एन आउटलाइन के नीचे लिखें यूज ऑफ फ्रेजेस, यूज ऑफ फ्रेजेस जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने आउटलाइन लिखी है, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, उसको पढ़ के समझ आ जाए कहना क्या चाहता है, उसको ये ना कहना पड़े भाई कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना। फिर उस वक्त आप नहीं होंगे, आप बताने वाले नहीं होंगे, तो फिर वो अपनी मर्जी की बात समझेगा और फिर आपको रिजल्ट जो होगा वो फेलियर में हो जाएगा। आपने इस तरह लिखना है, यूज ऑफ फ्रेजर लिखना है, सेंटेंस नहीं यूज करने, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, सेंटेंस आपने ऐसे में लिखने हैं, आपने फ्रेज का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे नीचे आए ना, मैंने लिखा है कॉज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, एक एग्जांपल दी है। नीचे मैंने लिखा है सेकंड एग्जांपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, और थर्ड पे मैंने लिखा है सिर्फ काजेस और आगे डॉट्स डाल दिया है। तो ये इनकम्प्लीट है, कोई मैसेज नहीं कन्वे कर पा रही, इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग है। इस तरह नहीं लिखना आपने, थर्ड वाले की तरह आपने नहीं लिखना। आपने कॉजेज ऑफ टेररिज्म लिखना है इन पाकिस्तान, इस तरह लिखना है, फ्रेजेस में लिखना है। consequences of terrorism in Pakistan, you have to write in phrases, not in sentences, not in incomplete way, ठीक है ना। आपने इनकम्प्लीट नहीं लिखना कि काजेस, उसको क्या पता काजेस कौन सी किसकी काजेस, आपने उसको बताना है भाई कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। आप कॉजेज लिख के आगे डॉट्स डाल देंगे तो उसको समझ नहीं आएगी,
ठीक है ना, और ये इनअप्रोप्रिएट वे है, इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन आउटलाइन। सेकेंडली, capitalize every keyword of title, topic, heading, subheading, expect, preposition, articles, helping verbs, pronoun and conjunction। नीचे एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पे एक ऐसे था, जेंडर इक्वलिटी मिथ और रियलिटी। मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, नीचे मैंने पहला अपना आर्गुमेंट लिखा, यानी कि जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग, मैंने स्टैंस लिया है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। उसमें था ना कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और रियलिटी, तो मैंने स्टैंस लिया है, ये बेसिकली आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, तो मैंने स्टैंस लिया है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ये मेरा क्या है, प्राइमरी हेडिंग है। ये मेरा क्या है, सॉरी, प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग, उनकी जो नीचे सब हेडिंग्स होंगी, उनके जो पहला पहला वर्ड होगा वो आपने क्या लिखना है, कैपिटलाइज करके लिखना। नीचे देखिए रेड में, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, जी बड़ा है, कैपिटल है, ई कैपिटल है, एम क्या है, कैपिटल है। समझ आ रही है इस चीज की? आपने जब भी प्राइमरी हेडिंग लिखनी है तो आपका जो पहला वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, जहां पे नजर आ रहा है जी, ई और एम, इज ए मैंने नहीं किया क्योंकि वो प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और कंजक्शन कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसके अलावा कैपिटलाइज करेंगे। समझ आ रही है? मूविंग अहेड, इसकी एग्जांपल देखें, डेमोक्रेसी, हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान। सबसे पहले कौन सी आई, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, यूनिवर्सल हेडिंग है। इसके नीचे आप क्या करेंगे, जनरल स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट उठा के, जिसको हुक कहते हैं, कोई भी आप कोट लिख सकते हैं, जिसे आप जनरल स्टार्ट करना है आपने। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी स्टार्ट करेंगे ना, तो आप बताएंगे कि इंसान जब पैदा हुआ उसके साथ ही निज़ाम जो था ना, हुकूमत का निज़ाम, वो तब्दील होता गया और लास्ट पे आजकल डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, आपने डायरेक्ट हिट नहीं करना। इस पे मैं आपको इसमें मैं मजीद बताऊंगा इंट्रोडक्शन जब हम करेंगे ना, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, तो उसमें मजीद मैं आपको ये तीनों चीजें सेपरेट एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। आज सिर्फ आपने आउटलाइन पे चलना है। इंट्रोडक्शन यूनिवर्सल हेडिंग हो गई। सेकंड हमारी प्राइमरी हेडिंग है, हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, ये फर्स्ट प्राइमरी हेडिंग है। नीचे आर्गुमेंट्स होंगे। थर्ड पे हमारा फिर आ गया प्राइमरी हेडिंग, होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, प्राइमरी हेडिंग। और लास्ट पे क्या आ गया, कंक्लूजन। अगर हम इसमें सेकेंडरी हेडिंग ऐड करना चाहें तो एक हो सकती है, होप्स ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान। फोर्थ पे अगर हम लिखें सेकेंडरी हेडिंग के, हाउ कैन वी इम्प्रूव द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये सेकेंडरी है। लिखें ना लिखें उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपका कंटेंट अगर यहीं पे पूरा हो रहा है, 1800 वर्ड्स हो रहे हैं, तो देयर इज नो इशू टू राइट अ सेपरेट सेकेंडरी हेडिंग, ठीक है ना। आपको कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट सेकेंडरी हेडिंग। आप जरूरत नहीं है, आपका कंटेंट पूरा हो गया, आपने उसकी जो डिमांड थी वो बता दी है, और लास्ट पे कंक्लूजन। समझ आ रही है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल हेडिंग, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसकी हेडिंग देनी है। नीचे हमारे जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, इसको अभी छोड़ दें, इसको ऐसा समझे कि ये कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। सेकंड पे हम लिखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे इन पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। थर्ड पे आप होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और फोर्थ पे लास्ट पे आप क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। सही है? अच्छा, आपके जिम्मे एक टास्क है, आपने क्या करना है, आपने कोई भी टॉपिक लेना है, इस तरह पास पेपर्स में से कोई भी एक टॉपिक जो आपको आसान लगता है, उसका आपने सिर्फ यूनिवर्सल हेडिंग निकालनी है, प्राइमरी हेडिंग निकालनी है, और सेकेंडरी हेडिंग के साथ, और लास्ट पे कंक्लूजन सिर्फ लिख के मुझे आप या व्हाट्सएप कर देंगे या ईमेल कर देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना था, कल हम इंशाल्लाह आउटलाइन को ही मजीद डिस्कस करेंगे। नाइट, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर, अल्लाह हाफिज।